नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं जो सोल्जर ट्रेड्समैन है आर्मी का, उसके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और उसके लिए आप लोगों को कुल 1 घंटा का समय मिलता है एग्ज़ाम में। और दोस्तों मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि कल मैंने कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड नहीं किया क्योंकि तबीयत थोड़ा मेरा ख़राब था और मुझे बहुत नींद आ रहा था, इसलिए मैंने कल कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक ज़रूरी बात बताने वाला हूँ कि ये जो क्वेश्चन है मैंने इस वेबसाइट से डाउनलोड किया है जो कि इंटरनेट में अवेलेबल है। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पीडीएफ है इसमें बहुत सारा रॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन सही है लेकिन ऑप्शन ये जिनका है इन्होंने गलत इसका 4 ऑप्शन दिया है। तो इसलिए आप लोग अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना तो उससे पहले आप लोग गूगल में सर्च करके उसका आंसर का पता कर लेना, क्योंकि बहुत सारा इसमें क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन गलत दिया हुआ है। मैं आप लोग को प्रूफ करके भी दिखला दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, आर्यन कहाँ बसे हुए थे। तो दोस्तों जो आर्यन है ये पंजाब में बसे हुए थे। और दोस्तों पंजाब की जो राजधानी है वो है आपका चंडीगढ़। और फ्रेंड्स पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है वो है अमरिंदर सिंह। और फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें राजस्थान की तो फ्रेंड्स राजस्थान का जो चीफ मिनिस्टर है वो है अशोक गहलोत। और राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। दोस्तों जयपुर को ही हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है। और एक बात बताऊँ दोस्तों, हम ये जो राजस्थान है, राजस्थान में ही दिलवारा का जैन मंदिर स्थित है। ठीक है, दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है, आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग का आंसर देना है राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अमरीकी स्वतंत्रता की लड़ाई किस देश के खिलाफ लड़ी गई थी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। और फ्रेंड्स अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो है आपके डोनाल्ड ट्रंप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो वह समय क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स एक ये हो गया सूर्य, मैं आप लोग को ड्राइंग से समझाता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। ये हो गया सूर्य और ये हो गया आपका पृथ्वी जिसमें हम लोग रहते हैं। और इसके बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो फ्रेंड्स इसे हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी है और यहाँ पे चंद्रमा है और इन दोनों के बीच में अगर चांद आ जाए और इंटरफेयर करे इन दोनों के बीच में तो उसे हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। और फ्रेंड्स जो मेरे एग्जाम में आया था वो मैं आप लोग बताऊँ, मेरे एग्जाम में आया था चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये जो चंद्रमा है और ये आपका सूर्य है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आके इंटरफेयर करे तो उसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग सबसे पहले देख सको। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है। तो फ्रेंड्स विश्व का सबसे गहरा सागर और विश्व का सबसे बड़ा महासागर दोनों प्रशांत महासागर है। और दोस्तों प्रशांत महासागर में ही ट्रेंच की खाई पाई जाती है। और दोस्तों अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि विश्व की सबसे छोटी महासागर कौन सी है तो उसका आंसर आप लोग को देना है आर्कटिक महासागर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। और एक बात दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछे कि जो ओजोन लेयर में जो होल पाई जाती है वो किस जगह पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो फ्रेंड्स उसका आंसर आप लोग को देना है अंटार्कटिका। ठीक है, क्या देना है आंसर, तो आप लोग को इसका आंसर देना है अंटार्कटिका, क्योंकि दोस्तों अंटार्कटिका में ही सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर में होल पाई जाती है। और दोस्तों ओजोन डे जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है भारत में, सॉरी पूरे वर्ल्ड में 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने द्वीप कुल बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी में कुल 204 द्वीप स्थित है और बाकी के जो 43 द्वीप है वो आपके अरब सागर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भारत में कुल कितने द्वीप है तो उसका आंसर देना है कुल 247 द्वीप है। 200 जिसमें से 204 है आपके बंगाल की खाड़ी में और बाकी के जो 43 द्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को सब कुछ याद करके चलना जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों इसका भी जो 4 ऑप्शन है गलत दिया है। इसमें दिया है भारत के संविधान में कितने लेख है। तो फ्रेंड्स पहले 395 थे लेकिन अभी इसको बढ़ा के कुल 448 कर दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारा रॉन्ग क्वेश्चन इसमें दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है और कुल 12 अनुसूची है। आप लोग को ये भी याद करके चलना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो फ्रेंड जो जर्मन है ये संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो को आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। इसरो का कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो है ये कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स यह बेंगलोर में स्थित है। फ्रेंड्स बेंगलोर जो है ये कर्नाटक की राजधानी है। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है तो उसका आंसर हो जाएगा के सिवान।
आप लोगों ने नाम सुना होगा के सिवान, यही वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। और DRDO के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो एक के सिवा रेड्डी करके है, नहीं सतीश रेड्डी शायद है उनका नाम, वो DRDO के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी जो है यह पुणे के जो खड़गवासला है, यानी कि खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? तो फ्रेंड्स जो ऑस्कर अवार्ड है यह फिल्म के लिए दिया जाता है। और फ्रेंड्स 2019 में काफ़ी लोग को दिया गया है, तो इसलिए मैं सबका आपको नाम ठीक से नहीं बता सकता। अगला क्वेश्चन है, सोना उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स सोना उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है चीन, इसकी राजधानी है बीजिंग, और उसमें भारत का कुल रैंक है दोस्तों 11वां नंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इसका आंसर करवा चुका हूँ कि कयक क्या है। फ्रेंड्स कयक जो है ये एक प्रकार का नाव है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो फ्रेंड्स जो पंडित शिव कुमार शर्मा है यह संतूर से जुड़े हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इंडियन आर्मी में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स जो गोदान है इनके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, और ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिख रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है ये हमारे राष्ट्रगान के रचयिता है, यानी कि जो जन गण मन है उसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। और फ्रेंड्स जो बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, उसे भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। और फ्रेंड्स जो रविन्द्रनाथ टैगोर है ये भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और दोस्तों इनकी जो बुक है गीतांजलि, उनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करते चलना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आधुनिक अर्थव्यवस्था क्या है? तो फ्रेंड्स जो वर्तमान में हमारे आधुनिक अर्थव्यवस्था है वो एक सोची हुई आर्थिक व्यवस्था है। और फ्रेंड्स जो भारत में सबसे पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह 1998 में अमर्त्य सेन को दिया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स जो प्लासी की लड़ाई है यह 1757 में लड़ी गई थी बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अगला क्वेश्चन है, गुड फ्राइडे किससे जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स जो गुड फ्राइडे है वह ईसा मसीह का जुनून और उन्हें सूली पर चढ़ाना और उनको मृत्यु से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वह 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों मेजर ध्यानचंद जो है वह हॉकी के जादूगर भी कहलाते हैं। भारत की सबसे बड़ी मौसम विभाग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका भी जो ऑप्शन दिया है इस PDF में गलत दिया है, तो मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग जो PDF डाउनलोड करते हो मेरे टेलीग्राम लिंक से, आप लोग वहाँ से डाउनलोड तो कर लेते हो, लेकिन वीडियो भी ठीक से पूरा देखा करो ताकि आप लोग को पता चल सके कि उसकी आंसर क्या नहीं। तो आप लोग एग्जाम में मान लो आप लोग को पता है एग्जाम में क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, और आप लोग इस PDF से आंसर देख के जाओगे गलत, एग्जाम में गलत करके आओगे तो आप लोग बोलोगे मैंने गलत पढ़ाया था। लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखना, जो भी क्वेश्चन गलत बताया जाता है मैं उसका आंसर बता देता हूँ। फ्रेंड्स इस PDF में इसका आंसर ऑप्शन सी बताया गया जो कि बिल्कुल गलत है। इसका आंसर हो जाएगा पुणे। पुणे में ही भारत की सबसे बड़ी मौसम विभाग प्रयोगशाला स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कीवी। दोस्तों जो न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी है वो है कीवी और ये उड़ नहीं सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत प्रभावन बल की इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बहुत लोग गलत देंगे, लगभग 90% से ज़्यादा लोग इसका आंसर गलत देंगे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोल्ट। दोस्तों जो विभवांतर होती है उसकी भी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, और प्रभावन जो विद्युत प्रभावन बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी भी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। और दोस्तों अगर यहाँ पे सिर्फ बल दिया होता, ये नहीं दिया होता, यहाँ पे सिर्फ बल दिया होता तो इसका आंसर हो जाता है न्यूटन, क्योंकि बल का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। लेकिन वहीं अगर बात करें विद्युत प्रभावन बल का तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट, और विभवांतर का भी ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें शक्ति का तो इसका ऐसा यूनिट होता है वाट, और अगर हम लोग बात करें सूर्य का तो जूल का, तो फ्रेंड्स कार्य का ऐसा यूनिट होता है जूल। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग क्या है? तो फ्रेंड्स ध्वनि तरंग जो है ये अनुदैर्ध्य के साथ साथ ये श्रृंग भी है, यानी कि ट्रांसवर्स भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों। और फ्रेंड्स जो ध्वनि तरंग है यह सबसे ज़्यादा ट्रेवल करता है आपके ठोस में, यानी कि साउंड का सबसे ज़्यादा स्पीड होता है ठोस में, यानी कि सॉलिड में। और एक बात दोस्तों, जो मनुष्य की जो सुनने की रेंज है यानी कि आवृत्ति है वो कितनी है ध्वनि की? तो फ्रेंड्स वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। काफ़ी बार
एग्ज़ाम में पूछ लिया गया। और दोस्तों इससे ना कम होना चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम ज़्यादा हुआ तो मनुष्य सुन नहीं सकता है, उसको सिर्फ जानवर ही सुन सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और जो आवृत्ति की ऐसा यूनिट है वो भी हर्ट्ज है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हर्ट्ज है। अगला क्वेश्चन है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तरंग जाती है तो उसमें क्या नहीं बदलता है। तो फ्रेंड्स, जो तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आयाम, गति और तरंग दैर्ध्य चेंज हो जाता है, लेकिन आवृत्ति उतना का उतना ही कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। और दोस्तों इसकी जो ऐसी यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ, हर्ट्ज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों ये जो मैं आपको करा रहा हूँ, आप लोग इसको पूरा देख लोगे तो आप लोग 5 मार्क्स इसी PDF से आप लोग के एग्जाम में आएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए दोस्तों, इसका भी आंसर इसमें गलत बताया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नहीं सॉरी, इसका आंसर इसमें सही बताया गया है, ऑप्शन डी इसमें भी बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसमें 4 ऑप्शन गलत है, सॉरी 3 ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मैं आप लोग बता देता हूँ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो सूर्य की किरण है वो हमारे वातावरण में आती है, और हमारे वातावरण में जो गैस है, जितने भी गैस है, और गैस के साथ साथ जो पार्टिकल्स है यानी कि कण है, तो उन्हीं के साथ रिफ्लेक्ट होके, सॉरी स्कैटरिंग होके हमें जो सूर्य का जो आकाश है वो हमें नीला दिखाई देता है। तो किन किन के कारण, एक हो गया गैस और एक हो गया पार्टिकल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या धूल के कण दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे धूल के कण के साथ तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि वापस परावर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी नहीं होगा। पानी की बूंद का छिड़काव बिल्कुल नहीं होगा, और हवा का छितराव भी बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो गया गैस का छितराव और एक साथ में ही कण का। तो फ्रेंड्स ये इस ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। और दोस्तों जो तारों का टिमटिमाना होता है वो भी अपवर्तन के कारण होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया आप लोगों के, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है तो उसका परमाणु भार क्या होगा। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, जो परमाणु संख्या होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे मैटर करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 1 है, तो उसका परमाणु संख्या भी 1 ही होता है। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि अगर परमाणु भार क्या होता है, तो वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होता है। तो फ्रेंड्स जो सोडियम की परमाणु संख्या है वो 11 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या 11 है। लेकिन दोस्तों सोडियम में जो न्यूट्रॉन होती है उसकी संख्या 12 होती है। तो फ्रेंड्स इसलिए इसका जो परमाणु भार हो गया वो 12 + 11 23 हो जाता है, क्योंकि इसमें कुल जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो 11 और 12 होते हैं। 11 इसमें प्रोटॉन होते हैं और 12 इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भार हो गया, इसका परमाणु भार कितना हो गया, 12 + 11 13। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बदलता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्प्रेरक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन अम्ल है। तो फ्रेंड्स जो हाइड्रोक्लोरिक होता है ये एक तरह का एसिड है, बाकी ये तो नमक है। सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एसिड नहीं है, और ना ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तीनों नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो HCl है ये हमारे पेट में पाया जाता है, और फ्रेंड्स इसकी ही अधिकता, जैसे कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाती है तो हम लोगों को गैस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों जो हाइड्रोक्लोरिक है ये हमारे पेट में काफ़ी बहुत सारे वायरस को ख़त्म भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बैक्टीरिया को भी ख़त्म करता है। एक जैविक खाद्य पदार्थ में इनमें से क्या होता है। तो फ्रेंड्स एक जैविक खाद्य पदार्थ में कार्बन होता है, और फ्रेंड्स कार्बन का जो शुद्धतम रूप है वो होता है हीरा, यानी कि डायमंड। और हीरा ही जो है वो पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक क्या है। तो फ्रेंड्स स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक है लोहा, क्योंकि लोहा सबसे ज़्यादा स्टेनलेस स्टील में पाया जाता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें क्रोमियम, तो क्रोमियम भी 10 से 11% पाया जाता है, और निकेल और कार्बन भी पाया जाता है स्टेनलेस स्टील में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बहुलता होती है वो लोहे की होती है। और एक बात दोस्तों, जो पालक होता है, पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। दोस्तों अगर आप लोग से कोई पूछे कि आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा पालक में। और दोस्तों हमारे जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसमें भी आयरन पाया जाता है। और एक बात दोस्तों, आयरन की कमी से ही रक्त अल्पता या फिर एनीमिया रोग हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो फ्रेंड्स मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो होती है फीमर, जो कि हमारे जांग में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों हमारे मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है, उसे हम लोग स्टेपिज हड्डी कहते हैं, और वो हमारे कान में स्थित होती है। और फ्रेंड्स ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर टीबिया दिया है, तो फ्रेंड्स टीबिया भी हमारे टांगों में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है,
मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो फ्रेंड इसमें इसका आंसर दिया गया है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पशु वर्ग को कितने और भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर इसमें गलत दिया गया है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को डिटेल में बताता हूँ। जो पशु वर्ग है यानी कि एनिमल किंगडम, इन्हें कुल 40 फाइलम में बांटा गया है। ठीक है, कुल 40 फाइलम में बांटा गया है। और कुल जो पशु वर्ग है उनको कुल 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि जो फाइलम है ये 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि पशु वर्गों को कुल 5 वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन से मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक हो गया आपका कार्डेटा, एक हो गया आपका मोलस्का और कार्डेटा और आर्थ्रोपोडा, फिर से एकिनोडर्मेटा, और भी इन तरह के कुल 5 प्रकार के होते हैं। मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहे हैं, आप लोग गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। तो इसलिए इसका ये भी आंसर गलत दिया, इसमें इसका आंसर ऑप्शन बी दिया गया है जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रभावित करता है? एड्स जो है वो क्या प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स एड्स जो है वो हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को यानी कि इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो फ्रेंड्स विटामिन सी जो है वह सबसे ज़्यादा आपके आंवलों में पाया जाता है, और विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16.03 इंटू 1000 कितना होगा? तो फ्रेंड्स इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, पॉइंट के बाद में 2 वर्ड है तो आप लोग 2 जीरो को काट देंगे और पॉइंट भी कट जाएगा। तो फ्रेंड्स 1603 गुना 10 कितना होता है? तो वो होता है 16,030। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने कैसे किया मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, पॉइंट के बाद में 2 जीरो है, पॉइंट के बाद में 2 वर्ड है तो आप लोग 2 जीरो को काट देंगे और फिर उसके बाद पॉइंट भी हट जाएगा। तो बचा क्या? 1603 बचा और यहाँ पे 10 बचा, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य 950 रुपया और विक्रय मूल्य 1350 रुपया है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो फ्रेंड्स, आपने कोई सामान को 950 में खरीदा और 1350 में बेचा, तो आप लोगों को कुल 400 रुपये का लाभ हुआ। कितने रुपए पे? 950 रुपये पे, और गुना हम लोग 100 कर देंगे। तो आप काटा को टेक कर लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से ये गया आपका 19 बार में, और 5 से ये गया आपका 80 बार में। तो फ्रेंड्स क्या आया? 800/19। तो इसे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 42.1, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, 25 भागा 5 ऑफ 5। तो फ्रेंड्स ये बोर्ड मास अगर रहता तो हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करते, लेकिन ये बोर्ड मास नहीं है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 25 भागा 5 करेंगे तो 5 आएगा, और ऑफ का मतलब गुना होता है, तो 5 गुना 5 25। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 2, 6, 8, 24 का ज्यामितिक माध्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स आप लोग में से बहुत लोग को इसका आंसर नहीं पता होगा कि जो जियोमेट्रिक मीन होता है ये कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को अपने कॉपी में लिख लिया है। चलिए हम लोग अपने कॉपी के पास चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया है, नोट डाउन कर लिया है, आप लोग यहाँ से इसको समझिए। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है, जियोमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n, यानी कि नंबर ऑफ जो वर्ड्स होते हैं, यानी कि जैसे कि 4 संख्या दिया हुआ था वहाँ पे, यहाँ पे 4 वर्ड क्या दिया था? 2, 6, 8 और 24 दिया हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे कुल 4 वर्ड हो गया, 1, 2, 3, 4, कितना हुआ? 4 हुआ, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग n बोलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ संख्या होता है। और यहाँ पे जो होता है वो प्रोडक्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, यानी कि ये चारों आएगा यहाँ पे, 2, 6, 8, 24 यहाँ पे आएगा अंडर रूट के अंदर में। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कुल 4 वर्ड कौन सा है? 2, 6, 8, 24 है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, और n निकल के है 4, क्योंकि ये 1, 2, 3, 4 है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोग को मेरी बात। तो यहाँ पे हम लोग रूट के बाहर में 4 लिख लेंगे जैसा कि मैंने लिखा है, और यहाँ पे आएगा वो चारों वर्ड, यानी कि 2, 6, 8, 24। यहाँ पे आ गया 2 गुना 6 गुना 8 गुना 24। आप लोग को ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर 4 का 4 आ गया और अंडर रूट का अंडर रूट आ गया, 2 का 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और 6 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका फैक्टर 2 गुना 3, और फिर 8 को हम लोग 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, और फिर गुना करके 24 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना 8। तो फ्रेंड्स 8 को हम लोग 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है दोस्तों 4 अंडर रूट 2 गुना 6 गुना 8 गुना 24। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2 का 2 आ गया नीचे, और 6 का आ गया 2 गुना 3 गुना 8 को हम लोग 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, और 24 को हम लोग 3 गुना 8 लिख सकते हैं। तो 3 का 3 आ गया, गुना 8 को हम लोग 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो भी मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आ गया, 4 का 4 आ गया,
और अंडर रूट 2 कितना बार में है, तो 2 1 2, फिर से 2 का क्यूब यहाँ यानी कि 3 बार 2 यहाँ है, तो 2 3 5 हुआ, और 2 का क्यूब यहाँ यानी कि 5 3 8 हुआ। तो फ्रेंड्स 2 का पावर 8 यहाँ पे आ गया। और हम लोग देख लेते हैं 3 कितने बार है, तो 3 एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो फ्रेंड्स कुल निकल के आया 4 अंडर रूट 2 का मान 8 और 3 का मान 2। तो फ्रेंड्स हम लोग जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों से कोई बोले कि अंडर रूट 2 कितना होता है, तो आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 का मान 1/2, क्योंकि रूट को हम लोग यही बोलते हैं 1/2। तो फ्रेंड्स वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखा है 2 का मान 8 का पावर 4, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का मान 8 और बाहर में आ गया 1/4, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कुल, गुना यहाँ पे 3 का स्क्वायर है और बाहर में 4 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर गुना 1/4। ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग काटा कुटी कर लेंगे दोस्तों। 4 से ये कट गया 2 बार में, यानी कि कुल निकल के आया यहाँ पे 2 का स्क्वायर गुना यहाँ से 3 का स्क्वायर को हम लोग काटेंगे 1/4 से, तो 2 से ये 4 गया 2 बार में, यानी कि 3 सहित 1/2। और फ्रेंड्स 1/2 को हम लोग रूट बोलते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे तो खैर 2 का स्क्वायर निकल के आया, लेकिन यहाँ पे उल्टा में 1/2 आ गया पावर, और 1/2 पावर का मतलब होता है रूट, यानी कि 2 का स्क्वायर अंडर रूट 3। तो फ्रेंड्स 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और यहाँ पे 3 सहित 1/2 है, यानी कि ये अंडर रूट में चला जाएगा, यानी कि 4√3 इसका आंसर निकल के आ गया। और फ्रेंड्स 4√3 को हम लोग अंडर रूट 48 भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 48। आप लोग कैसे निकाल सकते हो, तो देखिए दोस्तों, 4 को हम लोग 4 से गुना करेंगे 16 होगा, और 16 गुना 3 48 होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको 48 और अंडर रूट में चला जाएगा। और दोस्तों हम लोग 48 को हम लोग 4√3 भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 48 को हम लोग 4√3 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अंडर रूट 48। और इस भाई साहब ने जिसने PDF बनाया है उसने ऑप्शन ए बताया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ये लोग उल्टा पुल्टा ऑप्शन दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a + b = 7 है और ab = 10 है, तो a - b कितना होगा। तो इसका आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसको आप लोग ऑप्शन से ही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑब्जर्वेशन कीजिएगा कि यहाँ पे ab = 10 दिया है और a + b 7 दिया है। तो दोस्तों हम लोग a को 5 मान लेते हैं, b को 2 मान लेते हैं। तो आप लोग बोलिएगा यस, 5 गुना 2 भी 10 होता है और 5 + 2 भी 7 होता है। तो आप लोग इसको ऑब्जर्वेशन करके भी कर सकते थे। तो फ्रेंड्स 5 - 2 कितना होता है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 होता है। मैंने कैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कुल छोटा छोटा वर्ड दिया है, यानी कि a × b कितना दिया है 10, यानी कि हम लोग, और a + b 7 दिया। तो हम लोग तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि जोड़ 5 और 2 का बात हो रहा है, क्योंकि 5 गुना 2 10 होता है और 5 + 2 7 होता है। तो फ्रेंड्स a को हम लोगों ने 5 मान लिया, b को हम लोगों ने 2 मान लिया, तो 5 - 2 कितना होता है, 3 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे पे यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है, रूट के अंदर में 125 का स्क्वायर और बाहर में 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का 3 आ गया, और अंडर रूट 125 का स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 125 गुना 125। आप लोग बोलेंगे यस लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको तोड़ के 125 गुना 125 को हम लोग ये लिख सकते हैं, यानी कि 25 गुना 5 गुना 25 गुना 5। आप लोग बोलेंगे हाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुल क्या आया, 25 गुना 25 कितना, 625, और 5 गुना 5 25। तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, फिर से काट कूट के हम लोग लिख देते हैं 625 गुना 25। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए 625 जो है ये 25 का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्यूब दिया है, यानी कि 25 का क्यूब जो है ये निकल के आ जाएगा, क्योंकि 25 का क्यूब क्या होता है, 25 गुना 25 होता है। तो फ्रेंड्स 25 गुना 25 तो 625 हो गया, और एक बार यहाँ 25 आ गया, तो फ्रेंड्स कुल निकल के आ गया 625 गुना 25। तो ये किसका क्यूब है फ्रेंड्स, तो ये 25 का क्यूब है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा भी आप लोग सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे दोस्तों दिया है, एक पिता और उसके बेटे की उम्र का योग 60 साल है। यदि 5 साल पहले पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 4 गुनी है, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देखिए, इसको तो नीचे करता हूँ मैं। एक पिता और उसके बेटे की उम्र का योग वर्तमान में 60 साल है। तो फ्रेंड्स 5 साल पहले दोनों का हम लोग उम्र से 5 माइनस करेंगे। तो फ्रेंड्स इन दोनों का वर्तमान में उम्र का योग है 60 साल। तो 5 साल पहले इन लोगों का योग कितना था, तो फ्रेंड्स 5 साल कटेगा आपका पापा का भी एज से, और 5 साल कटेगा बेटे के भी एज से। तो कुल 5 + 5 10 साल हम लोग माइनस करेंगे, तो कितना आ गया 50 साल। इसका मतलब कि 5 साल पहले दोनों का उम्र का योग, यानी कि बेटा और पापा दोनों के एज का योग था 50 साल। और यहाँ पे क्या बोल रहा है
कि 5 साल पहले पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 4 गुनी थी। यानी कि मान लीजिए कि उसका बेटा x साल का था तो उसका पापा जो है 4x साल का था, यानी कि 4 गुना। तो फ्रेंड्स x प्लस 4x जो है वो आपका 50 साल हो गया, यानी कि 5x बराबर 50 साल हो गया। तो फ्रेंड्स x बराबर कितना आएगा, काट देंगे तो 10 साल आएगा। तो फ्रेंड्स इसका मतलब कि 5 साल पहले उसका बेटा 10 साल का था और उसके पापा जो है वो 40 साल के थे। और यहाँ पे दिया है 4 गुना है, तो देखिए दोस्तों 4 गुना भी है, तो यहाँ पे सॉल्व हो गया है। लेकिन अभी यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। क्या बोला, दोनों का वर्तमान उम्र क्या है। तो फ्रेंड्स 5 साल पहले इन दोनों का उम्र था 10 और 40, और वर्तमान में क्या हो जाएगा, दोनों में 5 5 प्लस कर देंगे तो बेटा जो है वो 10 ना होकर 15 हो जाएगा और पापा जो है वो 40 ना होकर 45 साल के हो जाएंगे। और देखिए हम लोग जोड़ लेते तो उसको वर्तमान में 15 प्लस 45 60 उम्र भी हो रहा है, यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 साल पहले वर्तमान में बेटा की उम्र है 15 साल और वर्तमान में पापा का उम्र है 45 साल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते थे। और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। log 13 प्लस 1/13 का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया log 13 और 1/13 बराबर x। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा log 13x इज इक्वल टू 1/13। और फ्रेंड्स हम लोग 1/13 को 13 के पावर -1 भी लिख सकते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो फ्रेंड्स log 13 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, तो फ्रेंड्स log x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा -1। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दिया गया है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, इसमें बहुत सारा गलती है। यहाँ पे दिया गया एक समलंब की दो विपरीत भुजाएं क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स ये एक समलंब हो गया, मैं ड्राइंग बना देता हूँ। ये एक समलंब हो गया और इसकी जो दोनों विपरीत भुजाएं हैं वो दोनों समानांतर होती है, यानी कि पैरेलल होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक बाहरी बिंदु से एक वृत्त में खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है। तो फ्रेंड्स ये एक वृत्त हो गया आपका और एक कोई बाहरी बिंदु है, ठीक है, यानी कि इसे हम लोग एक बाहरी बिंदु मान लेते हैं। तो यहाँ से जो स्पर्श रेखा है दो, तो बाहरी बिंदु से जो दोनों वृत्त की दोनों स्पर्श रेखाएं ये दोनों बराबर होती हैं। इस आप लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पे है इसका, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बराबरी का होता है। और फ्रेंड्स वहीं अगर छेद रेखा होती, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे गई होती और एक स्पर्श कर रही होती और एक छेद गई होती, तो ये बड़ा हो जाता और ये छोटा हो जाता है। लेकिन क्या बोला है कि एक कोई पॉइंट है वहाँ से स्पर्श करती हुई रेखा, यानी कि दोनों में बराबर भागों में स्पर्श करती है, तो ये जो है दोनों बराबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQRS का समानांतर चतुर्भुज है। PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है यदि L और M मध्य बिंदु है और QR और PSK, और यदि LM पर O कोई बिंदु है तो OPQ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है। फ्रेंड्स हम सबसे पहले एक समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका समानांतर चतुर्भुज, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये हो गया फ्रेंड्स आप लोगों का समानांतर, एक सेकेंड फिर से बना लेता हूँ। ये आपका समानांतर चतुर्भुज हो गया, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S, ठीक है, ठीक से लिख देता हूँ, ये हो गया Q। यहाँ क्या बोल रहा है कि PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है यदि L और M मध्य बिंदु है QR के, यानी कि Q और R का जो मध्य बिंदु वो है L है। तो फ्रेंड्स ये हो गया Q, ये हो गया R, इसका मध्य बिंदु है आपका L। और आगे पढ़ते हैं, P और S के मध्य बिंदु है आपका M, यानी कि P और S कहाँ है, यहाँ है, P और S का जो मध्य बिंदु वो है M। और आगे क्या लिखा है, यदि LM पर O कोई बिंदु है, यानी कि LM जो है, सीधा रेखा खींच देता हूँ और इसका बीच में जो कोई O है ये इनका मध्य रेखा है। और आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, तो OPQ का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स O यहाँ है, P यहाँ है और Q यहाँ है, यानी कि ये जो त्रिभुज है OPQ, यानी कि ये जो त्रिभुज है, तो दोस्तों इतना इसका क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा है। तो फ्रेंड्स सिंपल सा है, देखिए दोस्तों, ये एक त्रिभुज ये बन गया और ऐसे ही एक त्रिभुज यहाँ पे भी बन जाएगा और एक त्रिभुज यहाँ भी बन जाएगा, यानी कि कुल 4 भागों में बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स इसका जो त्रिभुज होगा वो हो जाएगा कि 1/4 ऑफ PQRS, यानी कि जो PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है इसका 1/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, मैंने ड्राइंग बना के बताया इसलिए ईजिली बन गया। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, यदि किसी समतल सतह पर A और B
दो निश्चित बिंदु है, यदि P उस समतल सतह पर कोई गतिमान बिंदु है तो उस तरह से PA और PB इज इक्वल टू PB। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका आंसर मैंने सॉल्व किया तो मुझे इसका आंसर निकल के नहीं आया, तो आप लोग इसको इसका आंसर बता के मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा पूछ लिया गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका 4 ऑप्शन भी देख लीजिए। मैंने बहुत सॉल्व किया बट सॉल्व नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? तो फ्रेंड्स 1 जनवरी 2006 को अगर रविवार था तो आप लोग को पता है हर साल में एक दिन बढ़ जाता है, सिर्फ लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है। तो फ्रेंड्स 2006 को अगर रविवार था तो 2007 को सोमवार हो जाएगा और 2008 को मंगलवार हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2008 तो लीप ईयर है, उसमें 2 दिन बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी 1 जनवरी तक ही गए हैं, अभी फरवरी तक गए नहीं है। फरवरी तक जाएंगे तो 2 दिन बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स 1 जनवरी 2006 के बाद 2007 आता है तो उसमें 1 दिन बढ़ेगा यानी कि सोमवार, और 2008 को 1 दिन बढ़ेगा यानी कि मंगलवार, और उसके बाद जैसे ही 2009 आएगा तो हम लोग फरवरी क्रॉस कर चुके हैं तो 2 दिन बढ़ जाएगा यानी कि मंगलवार से बुधवार, और उसके बाद बृहस्पतिवार आ जाएगा 2009 को। और फिर जैसे ही हम लोग 2010 में जाएंगे तो उसके बाद बृहस्पतिवार के बाद 1 दिन और बढ़ जाएगा यानी कि शुक्रवार हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्राइडे। मैं आप लोग को फिर से समझा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कोई भी नॉर्मल ईयर होता है तो उसमें 1 दिन बढ़ता है, लेकिन लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है। और लीप ईयर किसे कहते हैं? जो भी 4 से डिवाइडेड हो, जैसे कि 2000 हो गया, 2004 हो गया, 2008 हो गया, 2012 हो गया और 2020 हो गया, 2016 भी हो गया। तो ये सभी लीप ईयर है। इसमें जो है 1 साल में 2 दिन आगे बढ़ जाता है, लेकिन बाकी सब ईयर में नॉर्मल ईयर में 1 दिन बढ़ता है। तो फ्रेंड्स अगर 2006 को रविवार था तो 2007 को आपका सोमवार हो जाएगा 1 जनवरी का दिन में, और आपका 2008 में भी 1 ही दिन बढ़ेगा। वो लीप ईयर है, लेकिन अभी तक हम लोग फरवरी क्रॉस नहीं किया, अभी तक जनवरी महीने में ही है। तो सोमवार से फिर मंगलवार हो जाएगा यानी कि 2 दिन बढ़ा, 1 दिन बढ़ा। फिर जैसे ही हम लोग 2009 में जाएंगे तो फ्रेंड्स हम लोग फरवरी को क्रॉस कर चुके हैं तो 2 दिन बढ़ जाएगा यानी कि मंगलवार से बृहस्पतिवार हो जाएगा, और फिर 1 साल बाद 2010 में शुक्रवार हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि फ्राइडे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाएं BC, CA और AB है और उनके मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F है, तो त्रिभुज DEF का लंब केंद्र क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसको भी हम लोग ड्राइंग बना लेते हैं तो वैसे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है? यदि किसी त्रिभुज ABC, तो यहाँ पे हम लोग ABC बना लेते हैं। ये हो गया C, ये हो गया B, ये हो गया A। तो फ्रेंड्स यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजाएं BC, CA और AB है और उनके मध्य बिंदु DE और F है, यानी कि दोस्तों BC पर आपका है D मध्य बिंदु यानी कि BC के बीच में D आ गया, और E जो है वो आपका C और A के बीच में यानी कि E यहाँ पे आ गया और F यहाँ पे आ गया, ये मध्य बिंदु है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला त्रिभुज DEF का लंब केंद्र क्या होगा? तो फ्रेंड्स जो त्रिभुज ABC का जो केंद्रक है यानी कि मिड पॉइंट है, वही इन सभी का लंब केंद्र हो जाएगा। मैंने बोला था ना ड्राइंग बना लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रोइड ऑफ त्रिभुज ABC, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो त्रिभुज ABC का केंद्रक है वही इन सभी का मिड पॉइंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और बी ए से 60% ज़्यादा कुशल है, तो बी उस काम को करने में कितना दिन लेगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि बी जो है ए से 60% ज़्यादा कार्य कुशल है, यानी कि अगर ए किसी काम एक दिन में 10 काम करता है तो बी जो है एक दिन में उससे 6 काम ज़्यादा करेगा, क्योंकि उससे 60% ज़्यादा है। यानी कि ए किसी काम एक दिन में 10 काम करता है तो बी एक दिन में 16 काम करता है। और फ्रेंड्स वहीं अगर हम लोग काटाकुटी कर ले यानी कि 5:8 है इन लोगों का काम करने का रेशियो, और वहीं अगर हम लोग टाइम का रेशियो बात करें तो वो चेंज हो जाएगा यानी कि उल्टा हो जाएगा। और जैसे कि मान लीजिए कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 8 काम करता है, तो ये इन लोगों का काम करने का क्षमता हुआ यानी कि एफिशिएंसी हुआ। और वहीं अगर हम लोग समय की एफिशिएंसी बोले यानी कि टाइम का बात करें तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि टाइम एक दिन में ये 8 घंटा लेता है। और क्योंकि देखिए जो एक दिन में ज़्यादा काम करेगा यानी कि वो ज़रूर जल्दी काम करता होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग टाइम का बात करें टाइम का, तो ए एक दिन में 8 घंटा लेता है और बी एक दिन में 5 ही घंटा लेता है, क्योंकि ये ज़्यादा काम करता है तो इसलिए ये जल्दी कर लेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ए किसी काम को 24 दिन में करता है, यहाँ लिख लेते हैं ए किसी काम को 24 दिन में करता है, और बी जो है ए से 60% ज़्यादा कार्यकुशल है, यानी कि ए एक दिन में 5 काम करता है तो बी एक दिन में
8 काम करता है। और वहीं अगर हम लोग समय का बात करें तो वो ये ए जो है 8 घंटा लेगा और बी जो है 5 घंटा लेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है। तो फ्रेंड्स इसका रेशियो समय का 8 था, तो यहाँ पे 8 ना देके 24 दिया है, गुना 3 हम लोग कर देंगे, यानी कि 3 गुना ज़्यादा लेते हैं। तो फ्रेंड्स बी भी 5 दिन ना लेके कितना लेगा, 5 गुना 3 15 दिन लेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करते हो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग मुझे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। अगर आप लोग इसमें 40 भी स्कोर कर देते हो तो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर दिए, क्योंकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पेपर था ये। और जो लोग भी 45 कर दिया तो भाई उन लोगों का तो कोई जवाब ही नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी थे इसमें। तो इसलिए आप लोग 45 और 40 ला दो, आप लोग का जॉब हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों ने देख लिया कि ट्रेडमैन में भी थोड़े टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन आर्मी जीडी से, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत टफ होता है और वैकेंसी भी कम होती है, 10 से कम ही होती है वैकेंसी। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहें अपना, और मैं आप लोग के लिए हूँ, बिल्कुल आप लोग के लिए बहुत मेहनत करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स, हो सके तो शेयर भी कर देना, 1-2 शेयर भी कर देना ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।